हेलो बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे भारतीय चुनाव प्रणाली में विद्यमान दोष और उसके सुधार के उपाय। बच्चों, भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताओं के बारे में आपने कर लिया है। इसके बाद जो भारतीय चुनाव प्रणाली आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो जो प्रणाली अपनाई गई उसमें समय के साथ कुछ खामियां या कुछ दोष सामने नजर आने लगे। बच्चों, भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर लगभग 80 करोड़ मतदाता अपने आने वाली सरकार के भाग्य का निर्णय करते हैं। अब तक जितने भी लोकसभा के या राज्य विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हुए हैं, उन सभी चुनावों ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बने रहने पर संदेह प्रकट करने वालों की भविष्यवाणियां भी झूठी सिद्ध कर दी हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में, जैसे आपने पढ़ा, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत के अंदर सुचारू रूप से संचालित करने में बहुत से लोगों को संदेह था। स्वयं जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन्होंने ये आशंका व्यक्त की थी कि शायद भारत एकजुट रह सके, क्योंकि भारत की स्थितियां अनुकूल नहीं थी। कोई भी ऐसे कारण नहीं थे जिनकी वजह से आलोचक ये मान सकें कि भारत में लोकतंत्र सफल होगा, लेकिन इन सभी भविष्यवाणियों को भारतीय मतदाताओं ने, भारतीय नागरिकों ने झूठा साबित कर दिया है। लेकिन बच्चों, समय के साथ हर चीज में परिवर्तन आता है और परिवर्तन होना भी चाहिए। जब भारत में चुनाव आयोग ने काम शुरू किया तो बहुत सी अपेक्षाएं लोगों को थी और उन अपेक्षाओं के अनुरूप चुनाव आयोग ने जो भी संसाधन उपलब्ध थे उनके आधार पर बहुत अच्छी तरह से सभी चुनावों को संपन्न करवाया था। लगातार यह व्यवस्था चली रही, लेकिन समय के साथ कुछ कमियां देखने को मिली और उन कमियों में सबसे पहले आता है कि साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत में अपनाई गई है। साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली का अर्थ है कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है और सबसे ज्यादा वोट हासिल करता है, मत प्राप्त करता है। मान लो जैसे बच्चों 8 मतदाता हैं और 8 में एक मतदाता जो है वो सबसे ज्यादा वोट हासिल करता है, तो वो विजयी घोषित होगा, चाहे उसने कुल मतों का कम प्रतिशत ही क्यों ना प्राप्त किया हो। जैसे मान लो कि 4 उम्मीदवार हैं, 1000 मतदाता हैं और जो पहला उम्मीदवार है वो 350 वोट ले रहा है, दूसरा उम्मीदवार जो है वो 400 वोट ले रहा है और तीसरा उम्मीदवार जो है वो 50 वोट ले रहा है और चौथा उम्मीदवार जो है वो 200 वोट ले रहा है। लेकिन जिसको 400 वोट मिले वो विजयी होगा
हालांकि उसको 1000 वोटों का आधा नहीं मिला, अभी भी उससे बाहर जो थे वो 600 वोट पड़े हैं जो कि उसके समर्थक नहीं हैं। फिर भी वो चुनाव जीतता है क्योंकि भारत में यह साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। इसके पीछे कारण था कि भारत की स्थितियां इस तरह की रही थी। तो इस प्रणाली को अंग्रेजी में कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अर्थात जिसने बाकी उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल किए हैं वही व्यक्ति चुनाव जीतता है। तो इस प्रणाली को दोषपूर्ण तरीके से देखा जाता है और ये माना जाता है कि लोकतंत्रीय प्रणाली में यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कम से कम आधे मत जो हैं वो उम्मीदवार को प्राप्त करने जरूरी होने चाहिए। तो इसे दोष के रूप में माना जाता है। दूसरा जो दोष माना जाता है जिसके ऊपर आलोचना की जाती है कि धन का बढ़ता दुरुपयोग। बच्चों, भारत में जब भी चुनाव होते हैं तो चुनावों के ऊपर बहुत सा पैसा खर्च किया जाता है, राजनीतिक दलों के द्वारा भी और अन्य जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं उनके द्वारा भी। इसलिए इसे एक दोष के रूप में माना जाता है। भारतीय चुनाव आयोग ने कुछ मानक तय किए हैं कि कोई भी उम्मीदवार इतने पैसे खर्च कर सकता है, ये व्यवस्था की है। लेकिन इसके बावजूद भारत में चुनावों में पैसे का चलन रुका नहीं है। मतदाताओं को अपने हक में वोट डालने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए अक्सर यह देखने में आता है कि धन का दुरुपयोग होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इस कमी को दूर करना जरूरी है। तो इसे दोष के रूप में माना जाता है। नंबर 3 जो दोष भारतीय चुनाव प्रणाली में देखने को मिलता है वो है मतदाता सूची बनाने में लापरवाही। जब भी मतदाता सूचियां चुनाव आयोग तैयार करवाता है और उनको अंतिम रूप देता है तो उसके बावजूद उन मतदाता सूचियों में बहुत सी कमियां देखने को मिलती हैं। बहुत से ऐसे मतदाता होते हैं जो अपना वोट नहीं डाल पाते हैं क्योंकि मतदाता सूची में उनका नाम या तो गलत होता है या नाम होता ही नहीं है। और मतदाता सूची बनाने में जो लापरवाही की जाती है ये भी एक बहुत बड़ा दोष भारतीय चुनाव प्रणाली में देखा जा रहा है। उसके बाद नंबर 4 पर जो दोष भारतीय चुनाव प्रणाली में माना जाता है वो है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। बच्चों, जब भी चुनाव होते हैं, जिस भी पार्टी का सत्ता में वर्चस्व होता है अर्थात सरकार होती है, तो ये देखने में आया है कि सरकारी तंत्र यानी कि सरकारी मशीनरी, सरकारी कर्मचारी या जो भी सरकारी तंत्र होता है उसका दुरुपयोग वो सत्तावादी दल करते आ रहे हैं। आलोचक इसलिए भी आलोचना करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव जो हैं वो सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की वजह से नहीं हो पाते हैं। और इसके बाद बच्चों 5वां जो दोष है वो है दूषित चुनाव नियम। भारत में चुनाव आयोग ने समय समय पर नियम बनाए हैं। चुनाव अभियान के दौरान
कोई उम्मीदवार भ्रष्ट तरीके ना अपनाए, इस तरह की व्यवस्था की है, इस तरह का कानून बनाया है कि अगर कोई उम्मीदवार कोई भ्रष्ट तरीका अपनाता हुआ पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी 6 वर्ष के लिए निलंबित की जा सकती है या उसके अर्थात उसे अयोग्य करार दिया जा सकता है। लेकिन न्यायालय में ये सिद्ध करना प्राय बड़ा कठिन होता है। लोग जाति, भाषा, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और मतदाताओं को आर्थिक प्रलोभन देकर उनके मत खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारे प्रमाणिक रूप में न्यायालय में स्पष्ट कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए ये भी एक दोष माना जाता है कि जो चुनाव नियम हैं वो अस्पष्ट हैं, वो सख्त नहीं हैं। उसके बाद नंबर 6 पर सांप्रदायिकता व जातीयता का बोलबाला, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है कि चुनावों में अक्सर देखने को मिल रहा है कि लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भड़काकर अपने पक्ष में मतदान करवाने की कोशिश की जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। उसके बाद राजनीति का अपराधीकरण। भारतीय चुनाव राजनीति में आपराधिक तत्वों की भूमिका शुरू से ही बनी रही है। यह समस्या इतनी गंभीर है कि आज तक नए नए कानून या नियम बनाए गए हैं, लेकिन इस समस्या से निजात नहीं मिली है। अपराधी किस्म के व्यक्ति चुनावों में हिंसा के बल पर, पैसे के बल पर चुनाव जीत जाते हैं और वो अच्छे पदों पर बैठ जाते हैं। इससे राजनीति का अपराधीकरण बढ़ गया है। उसके बाद अंतिम है चुनाव याचिकाओं पर फैसले में देरी। बच्चों, जब भी चुनाव होते हैं, अगर किसी उम्मीदवार को ऐसा लगता है कि उसके साथ चुनाव में निष्पक्षता नहीं हुई है तो वो चुनाव आयोग में या किसी न्यायालय में जाकर चुनाव याचिका दायर कर सकता है। लेकिन चुनाव याचिकाएं जो दायर होती हैं उनके ऊपर कई बार फैसले आने में 5-5 साल लग जाते हैं और जो उम्मीदवार अयोग्य घोषित होता है वो 5 साल तक सत्ता का सुख भोग लेता है। तो इस तरह से ये दोष अक्सर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनमें सुधार कौन कौन से किए जा सकते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कि चुनाव व्यवस्था में जो सुधार करने की कोशिश की गई या जो होने चाहिए। बच्चों, सबसे पहले तारकुंडी समिति की सिफारिशों के ऊपर कोशिश की गई थी। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी नामक संगठन के मुखिया के रूप में जयप्रकाश नारायण ने 1974 में बंबई उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश बीएम तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इसने 9 फरवरी 1975 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें बहुत सी सिफारिशें की गई, जिनमें था कि चुनाव आयोग बहुसदस्यीय होना चाहिए। उसके अलावा चुनाव आयोग की स्थिति को संघ लोक सेवा आयोग के बराबर बनाया जाए, ये सिफारिश की थी। उसके अलावा रेडियो, दूरदर्शन, सरकारी वाहनों, वायुयानों और दूसरी जो भी सरकारी मशीनरी है उनका दुरुपयोग ना हो, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की बात की गई थी। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए, ये तारकुंडी समिति ने ही सिफारिश भेजी थी। इसके अलावा और बहुत सी सुधार की प्रक्रियाएं जो थी वो होनी चाहिए, जिनमें चुनाव में काले धन का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
इसके बाद बच्चों 1977 में देश में लोकसभा के चुनावों के बाद केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार अर्थात जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। मोरारजी देसाई जी देश के प्रधानमंत्री बने। देसाई सरकार ने अपने कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक चुनाव सुधार समिति का गठन किया था और चुनाव सुधार समिति ने जो सिफारिशें की उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था कि सभी मतदाताओं को जल्दी से जल्दी फोटो पहचान पत्र दिए जाएं, जिससे जाली मतदान को रोका जा सके। और बाकी वही सिफारिशें थी जो तारकुंडे समिति ने दी थी कि चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य सुधारों की व्यवस्था की थी उनमें 1983 में एक आंतरिक प्रश्न के जवाब में राज्यसभा के अंदर चुनाव सुधारों की विस्तृत सूची प्रस्तुत की गई थी। इस सूची को 5 भागों में बांटा गया था और इसमें 91 सुधार बताए गए थे और उन सुधारों में सबसे प्रमुख था कि संविधान में संशोधन करना जरूरी है और ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन किया जाना चाहिए। इस तरह के बहुत से प्रस्ताव आए, लेकिन वो लगभग सभी प्रस्ताव जो थे वो किताबों में बंद हो गए। मुख्य सुधारों का समय बच्चों तब आया जब एक मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन बने और उन्होंने भारतीय जो चुनाव प्रणाली है उसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने का बीड़ा उठा लिया। चुनाव आचार संहिता का पालन करवाना, इसके अलावा चुनावों में खर्च के ऊपर अंकुश लगाना, प्रत्येक उम्मीदवार के खर्च का दैनिक विवरण रखना, ये व्यवस्था उसी समय की गई थी। बच्चों, इसके साथ ही आज का ये टॉपिक खत्म होता है। नमस्कार।